हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमिक ओरिजिन। एंड आज हम लोग हमारा आखिरी लाइफ प्रोसेस दैट इज एक्सक्रीशन वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं, तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, वो क्यों ज़रूरी है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और उन सब टाइप्स को डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, और बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने डेप्थ में पढ़ाई कर ली है। जितनी भी चीज़ें आपको बोर्ड्स लेवल पे ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कोशिश किया है कि इस लेक्चर्स में कवर हो जाए। ये हमारा आखिरी लेक्चर है जिसमें हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में जानेंगे और आज कर देंगे इस चैप्टर को समाप्त। तो अगर इसके पहले के लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाइएगा और वहाँ पे अवेलेबल होगा प्लेलिस्ट, वहाँ जाइएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आपको सारे लेक्चर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिल जाएंगे, वो फिर देख लीजिएगा। एंड उम्मीद करती हूँ कि अगर सारे लेक्चर्स को आप लोग देख लीजिएगा तो लाइफ प्रोसेस आपके मन मंदिर में बस जाएगा। तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज एक्सक्रीशन। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। अब हमारे घर पे भी अगर हम लोग अपने घर पे डेली गंदगी को या फिर गार्बेज को स्टोर करते रहेंगे तो हम अपने घर में रहने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम अपने घर में रहना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि वहाँ पे रहना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो वैसे ही हमारा बॉडी भी अगर वेस्ट को डिपॉजिट करता जाएगा, जमा करता जाएगा, तो क्या हमारा बॉडी एक हेल्दी बॉडी रह पाएगा? तो नहीं रह पाएगा। इसीलिए एक्सक्रीशन ज़रूरी है, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या है मैम? न्यूट्रिशन में तो हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट का डेफिकेशन पढ़ा था, सॉलिड वेस्ट कैसे बॉडी से एक्सपेल आउट होता है। तो अब ये एक्सक्रीशन क्या है? तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट, आउट ऑफ द बॉडी। एक्सक्रीशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है। हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या क्या आ जाते हैं? तो नाइट्रोजनस वेस्ट। अब बोलो कि मैम ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? हाँ, इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने पहले लेक्चर में किया था, पर थोड़ा बहुत होता क्या है ना कि हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में वापस से जान लेते हैं। तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? एक वैसा वेस्ट जो कि जनरेट होता है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस? हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। और जब भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा होगा तो क्या जनरेट होगा? साथ साथ वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो वेस्ट में एक मेटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या लिया? हम लोग पढ़े थे फूड, यानी कि ग्लूकोज हमारा जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था तो एनर्जी प्रोवाइड करता था, एनर्जी के साथ साथ क्या प्रोवाइड करता था? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता था और वाटर भी रिलीज करता था, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारा वेस्ट है, एक तरीके का मेटाबॉलिक वेस्ट है। और भी बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, सिर्फ एक ही रिएक्शन तो नहीं रहा होता है। तो उस दौरान कभी सॉल्ट भी रिलीज होता है, फोस्फेट्स, सल्फेट्स, ये सब रिलीज होते हैं। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे क्या होते हैं? एक्सेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो वो भी हमारा क्या होता है? वेस्ट हो जाता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हैजार्डियस, कि कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो हमारे लिए क्या है? वेस्ट है। अगर आप एक इंसान है और एक इंसान ने 4 पैकेट पिज़्ज़ा के मंगवा लिए तो वो क्या एक्स्ट्रा जो बच जाता है पिज़्ज़ा, वो उसके लिए वेस्ट ही होता है। तो जैसे हमारे बॉडी में भी जो एक्सेस सब्सटेंसेस होते हैं वो भी वेस्ट का ही काम करते हैं। साथ साथ कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया जनरेट होता है। तो जब भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा
प्रोडक्ट तो निकलेगा, यानी कि काम की चीज़ें तो आएंगी, लेकिन साथ साथ क्या आएंगी, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट होता है और हार्मफुल होता है, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। तो अब आया बात समझ में, एक्सक्रीशन क्या है, तो रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, तो वैसे वेस्ट जो कि एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस के टाइम पे रिलीज हो रहे उनको होते हैं, उनको हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। तो एक्सक्रीशन आया समझ, उसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट भी समझ में आ गया। अब कुछ ऐसे टर्म्स है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनको जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आप लोग एक्सक्रीशन समझ जाओगे, ऑस्मो रेगुलेशन समझ जाओगे, तो उसके बाद की जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो अब बोलो कि मैम ये एक्सक्रीशन तो फिर भी पहले सुना था, पर ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, ये अलग सा वर्ड दिख रहा है। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है ना, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्रॉपर वाटर और आयोनिक बैलेंस हमारे बॉडी में मेंटेन होता है, यानी कि जो पानी की मात्रा है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत कम नहीं होनी चाहिए, तो मैम कुछ तो कहानी होगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि वो मेंटेन रहे। क्योंकि हम लोग एज ह्यूमंस इतना ध्यान, हम लोग को थोड़ी पता है कि हमारे बॉडी के लिए हाँ एज हम लोग पढ़े हैं कि इतना ग्लासेस ऑफ पानी पीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट हमारा बॉडी भी तो, हमारे नेचर ने हमारे बॉडी को इस तरीके से बनाया है कि हम लोग, हमारा बॉडी अपने आप को खुद रेगुलेट करके रख सकता है जब तक उसको हम लोग एक्सेस परेशान ना करें। तो प्रॉपर वाटर और आयोनिक बैलेंस मेंटेन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो ये होता कैसे है, क्या होता है, तो एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि हमारा जो ब्लड है उसमें वाटर कंटेंट क्या है, नॉर्मल है, यानी कि जितना हमारे बॉडी को ज़रूरत है उतना है। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ कि जो वाटर कंटेंट है ना, मैंने बहुत ज़्यादा पानी, मैं बहुत तेज़ गर्मी है, मुझे बहुत प्यास लग रही है और मैंने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया। तो जब मैं अगर बहुत ज़्यादा पानी पी लूँगी तो क्या होगा, मेरे ब्लड में वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, वाटर कंटेंट हो जाएगा हाई। तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में इंफॉर्मेशन जाएगा ब्रेन के पास। किसके पास जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा। ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन तुम्हारा प्रोड्यूस करना शुरू करेगा ADH, और ADH का जो मात्रा है ना उसको घटा देगा। बोलो ADH क्या है, तो सुनोगे ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है ना, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट करता है। अब ये जो ADH है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है ना, वो पानी की मात्रा को मतलब रिड्यूस कर देता है, ठीक है। पानी को यूरिन को कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट बाहर निकालने में, कंसंट्रेटेड मतलब कम वाटर बाहर निकल रहा है, डाइल्यूट मतलब ज़्यादा वाटर बाहर निकल रहा है। तो मेरे बॉडी में क्या हो गया, मेरे बॉडी में पानी का मात्रा बढ़ गया है। तो हमको क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा कि वो जो पानी का मात्रा है उसको घटाना होगा। उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एक्सपेल आउट करना पड़ेगा। उसके लिए कैसा यूरिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ब्रेन क्या करेगा, ADH का मात्रा को घटा देगा, क्योंकि अगर ADH ज़्यादा रहेगा तो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, ADH कम रहेगा तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। तो ADH का मात्रा को घटा देगा, यानी कि ADH का प्रोडक्शन रिड्यूस कर देगा। जैसे ही ADH का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा, हमारा जो पानी का मात्रा है वो कम पानी रीअब्जॉर्ब होगा। हमारा बॉडी क्या करेगा, कम पानी को रीअब्जॉर्ब करेगा। ADH किस में मदद करता है, तो पानी के रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो जैसे ही ADH का मात्रा घटा देगा तो हमारा बॉडी कम पानी को रीअब्जॉर्ब करेगा, एंड एज अ रिजल्ट हमारा जो यूरिन होगा, जो बॉडी के बाहर निकलेगा, वो किस फॉर्मेट में निकलेगा, तो डाइल्यूट यूरिन निकलेगा, यानी कि एक्सेस वाटर एक्सपेल आउट होगा। आई बात समझ में, फिर से बताती हूँ। वाटर कंटेंट ब्लड का नॉर्मल है, मैंने ज़्यादा पानी पी लिया तो वाटर कंटेंट क्या हो गया, ब्लड में बढ़ गया। अब वाटर कंटेंट अगर बढ़ गया तो हमें क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बाहर निकालना होगा। उसके लिए ब्रेन क्या करेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का प्रोडक्शन
कम कर देगा, क्योंकि एडीएच क्या करता है, तो एडीएच पानी के रीअब्जॉर्प्शन में, यानी कि पानी को क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है और बाहर नहीं निकलने देता है। तो एडीएच का प्रोडक्शन कम हो गया तो ऑटोमेटिकली पानी का रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। जैसे ही पानी का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, हमारा जो यूरिन होगा वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। डाइल्यूट यूरिन से मेरा मतलब क्या है कि पानी का मात्रा उसमें ज़्यादा रहेगा। एज अ रिजल्ट मेरे में जो एक्सेस वाटर हो गया था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वहीं पे अब एक ऐसा सिचुएशन, मुझे प्यास ही नहीं लगती, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत कम पानी पीते हैं, एक तो पानी भी कम पिया, ऊपर से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती हैं, तो क्या होगा, स्वेटिंग, तो उसके कारण क्या होगा, वो पानी का मात्रा क्या हो जाएगा, बॉडी में घट जाएगा। जैसे ही पानी का मात्रा घट जाएगा तो तुम्हें क्या करना होगा, पानी बचाना होगा। जैसे तुम्हारे पास एक बॉटल पानी है, ठीक है, तुम्हें पता है पूरे दिन इसी को किसी तरह से ऐसे एडवर्स सिचुएशन में फंस गए, तो क्या करो, कम कम पानी पियोगे, उस पानी को तुम्हें बचा के रखना है। उसी तरीके से हमारे बॉडी भी क्या रिएक्ट करेगा कि हमें पानी को बचा के रखना है, पानी तो बहुत कम है। एज अ रिजल्ट हमारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ADH प्रोड्यूस करेगा। कितना, ज़्यादा से ज़्यादा ADH का प्रोडक्शन होगा। और जैसे ही हमारा ADH का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, हमारा रीअब्जॉर्ब कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी को। जैसे ही पानी को रीअब्जॉर्ब करेगा, कैसा यूरिन प्रोड्यूस होगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। कैसा यूरिन प्रोड्यूस होगा, कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि ऐसा यूरिन जिसमें हमारा पानी का मात्रा कम होगा। तो हमारी बॉडी ने पानी को बचा लिया, तो एक मेंटेनेंस हो गया। जब ज़्यादा हो रहा था तो हमारे बॉडी ने एडीएच का प्रोडक्शन को रिड्यूस करके ज़्यादा पानी को बाहर निकाल दिया। हम जब एडीएच जब क्या हो रहा था, जब हमारी बॉडी में पानी कम था तो एडीएच का प्रोडक्शन बढ़ा करके ज़्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब कर लिया और कम पानी बाहर निकला। तो एज अ रिजल्ट हमारा जो वाटर है उसका प्रॉपर आयोनिक और वाटर का बैलेंस मेंटेन कर पाया हमारा बॉडी। यही होता है ऑस्मो रेगुलेशन। उम्मीद करती हूँ बात आ गई होगी समझ में। अब आगे बढ़ते हैं कि अब ये दोनों बात पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग इंटर करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में, कि ह्यूमंस में जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो कैसे होता है। ठीक है, तो ह्यूमंस में जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स है, तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। मेजरली देयर आर 4 पार्ट्स, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब किडनी क्या है, तो किडनी इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। किडनी क्या है, एक बीन शेप स्ट्रक्चर है। देखो है हमारा स्ट्रक्चर, देखो राजमा की तरह दिख रहा है, बीन के शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में। एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, अभी पढ़ कर आए हैं क्या होता है, तो किडनी उस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आ जाता है यूरेटर। किडनी स्पेशली और किस चीज़ में मदद करता है, तो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में मदद किया। तो कैसे करता है, यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है किडनी में। यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, किडनी में होता है। यूरिन के पास, किडनी के पास होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। मैम ये नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन हमारा छोटा छोटा टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स है और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये जो टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स है वही ब्लड में से वेस्ट को फिल्टर करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। और ये नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो नेफ्रॉन हमारा किडनी में प्रेजेंट होता है। तो इनडायरेक्टली किडनी हुआ ना रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, यूरिन फॉर्मेशन के लिए। तो किडनी हेल्प करता है यूरिन फॉर्मेशन में। किस तरीके से मदद करता है, तो नेफ्रॉन की मदद से मदद करता है। नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन हमारा छोटा छोटा टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स है जो कि वेस्ट को फिल्टर करता है और यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आई बात समझ में। अब यूरिन का हो गया फॉर्मेशन। अब जैसे ही यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा वो क्या करना शुरू करेगा, उसको एक्सपेल करना ज़रूरी है। तो एज अ रिजल्ट ये देखो, ये जो पाइप टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे मैं येलो से डिनोट करने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है ये होता है यूरेटर।
जैसे ही यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, यूरिन हमारा यूरेटर से ट्रैवल करना शुरू कर देगा। जैसे ही यूरिन यूरेटर से ट्रैवल करना शुरू कर देगा, अब उसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग दिन भर तो वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते। तो एज अ रिजल्ट यूरिन का फॉर्मेशन होते जाता है और वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये जो ब्लैडर प्रेजेंट होता है ना, वो टेम्पररी क्या करके रखता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है, ताकि हमें बार बार वॉशरूम का यूज़ ना करना पड़े। तो टेम्पररी क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करके रखेगा। एंड जब ब्लैडर की कैपेसिटी हो जाती है ज़्यादा, फिर यूरेथ्रा की मदद से ब्लैडर में बहुत सारा यूरिन स्टोर हो गया, अब एज अ रिजल्ट उसको एक्सपेल आउट करना पड़ेगा। तो किसकी मदद से करेगा, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, पैसेज फ्रॉम विच यूरिन एक्सपल्शन टेक्स प्लेस। एक ऐसा पैसेज जिससे कि यूरिन का एक्सपल्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। आई बात समझ में। तो मेजरली 4 पार्ट्स होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में ह्यूमंस के, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी किस चीज़ में हेल्प करता है, तो यूरिन फॉर्मेशन में मदद करता है। किसकी मदद से, नेफ्रॉन की मदद से। नेफ्रॉन क्या है, टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स है, जो कि ब्लड में से फिल्टर आउट करता है वेस्ट को, जिसको एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है। यूरिन जब बन गया, उसे एक रास्ता चाहिए ट्रैवल करने के लिए, फिर आ जाता है यूरेटर, जो कि छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, जो कि यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर आते हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, तो टेम्पररी यूरिन को स्टोर करके रखता है। और यूरेथ्रा क्या होता है, एक ऐसा पैसेज जिसकी मदद से यूरिन हमारा बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट होता है। आई बात समझ में। अब ये थोड़ा बहुत कहानी आ गया समझ में। अब एग्जैक्टली पढ़ते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। यानी कि यूरिन जो है, कि मैम आपने तो बता दिया कि किडनी में होता है, नेफ्रॉन की मदद से होता है, पर कैसे होता है, क्या होता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये है हमारा नेफ्रॉन। ये किस चीज़ का फिगर है, तो ये जो फिगर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ये फिगर है नेफ्रॉन का। किस चीज़ का फिगर है, फिगर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ये फिगर है हमारा नेफ्रॉन का। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो और ये जो एक्सक्रीशन होता है वो 4 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है, 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले ये जो है, ये दीज आर ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब यूरिन सबसे पहले देखना, मैं येलो कलर का यूज कर रही हूं। यहाँ पे, यहाँ से शुरुआत होती है किस चीज की, तो यूरिन फॉर्मेशन की। ये है बोमैंस कैप्सूल। ठीक है, ये क्या है, बोमैंस कैप्सूल। ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, रुको ब्लैक कलर यूज करती हूँ। हाँ, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, बोमैंस कैप्सूल। क्या है, बोमैंस कैप्सूल। बोमैंस कैप्सूल क्या स्टोर करके रखता है, तो बोमैंस कैप्सूल स्टोर के अंदर होता है ग्लोमेरुलस। ये जो ग्रीन कलर से मैंने शेड करके दिखाया, ये होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के पास होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा मतलब बहुत बड़े लेवल पे फिल्ट्रेशन। क्या होता है, हाई प्रेशर के ऑफ वाटर के सॉल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट के कारण हमारा ये जो होता है ये सेपरेट आउट हो जाता है। यानी कि हाई प्रेशर के कारण जो पानी है, सॉल्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो सारे के सारे ब्लड से कहाँ आ जाते हैं, हमारा रीनल ट्यूब्यूल यानी कि ग्लोमेरुलस के पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। ब्लड से ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अलग हो गई। जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, वाटर। देख रहे हो सब कुछ, अमीनो एसिड्स प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म था कि नहीं था, सब कुछ हो गया सेपरेट आउट। क्या क्या, हाई प्रेशर ऑफ वाटर के कारण नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सारा का सारा सेपरेट आउट हो गया ब्लड से। उसके बाद सेपरेट आउट हो गया। अब जैसे ही सेपरेट आउट हो गया, उसके बाद वो यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करेगा। ट्रैवल करते करते यहाँ पहुंचा। ये है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम लोग जानते हैं PCT के नाम से। किस नाम से जानते हैं, PCT के नाम से। यहाँ पे होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब उसको रियलाइज हुआ कि मैंने तो नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ वाटर, ग्लूकोज और अमीनो एसिड, जो मेरे काम की चीज़ें थी, वो भी यूरिन फॉर्मेशन में चला गया, वो भी डेफिकेट आउट हो जाएगा, वो भी हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट वो करेगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन।
उसमें क्या होगा, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सॉल्ट क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सॉल्ट रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे किडनी ट्यूब से। मतलब ग्लोमेरुलस में आया ब्लड के साथ साथ, ब्लड में से उसने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया। जैसे ही उसने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया तो वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड सारे के सारे सेपरेट आउट होके कहाँ आ गए, किडनी ट्यूब्स में आ गए किडनी ट्यूब्स में। उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि शिट, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें को एक्सपेल आउट कर दिया, मेरी काम की चीज़ें भी चली गई। अब होगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, इसमें वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सॉल्ट्स, ये सारे के सारी चीज़ें क्या होंगी, रीअब्जॉर्ब होगी। ये सारा कारभार कहाँ होगा, तो पीसीटी में होगा, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगा। आई बात समझ में। उसके बाद होगा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब उसके बाद पीसीटी में ये सारा काम हो गया, उसके बाद ये जाएगा, ये है लूप ऑफ हेनली, इससे ट्रैवल करते 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 यूरिन हमारा पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी के पास। कहाँ पहुंच गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास पहुंच गया, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी में होगा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब ये क्या है, तो जो एक्सेस सॉल्ट और वाटर सिक्रीट हो गया था ना, जो एक्सेस सॉल्ट और वाटर था, हम लोगों ने जब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किया, मतलब किडनी के पास जब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ तो उस केस में क्या हुआ, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट सबको तो रीअब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन मैंने ये भी बताया था कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में हो तो वो भी हैजार्डियस होती हैं। तो जो भी जितनी भी एक्सेस चीज़ें थी, जैसे कि एक्सेस सॉल्ट और एक्सेस वाटर, वापस से ब्लड से कहाँ चला गया, रीनल ट्यूब्यूल में चला गया। कहाँ चला गया, रीनल ट्यूब्यूल में चला गया। आई बात समझ में, रीनल ट्यूब्यूल में डीसीटी के पास वापस से रीनल ट्यूब्यूल में चला गया। अब हमारे पास हो गया यूरिन का फॉर्मेशन। अब यूरिन चला जाएगा लास्ट में इस डक्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में जैसे चला गया, तो मैंने जब ऑस्मो रेगुलेशन बताया था तो एडीएच के बारे में बताया था। एडीएच क्या है, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, जो कि हेल्प करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। एडीएच किस चीज़ में हेल्प करता है, तो हमारा रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है वाटर को, और कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट के पास एडीएच जो प्रोड्यूस हुआ वो आएगा और यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। अगर एडीएच का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा और कंसंट्रेटेड यूरिन पास होगा। अगर एडीएच का प्रोडक्शन कम है तो कम वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा और डाइल्यूट यूरिन पास करेगा, और इस तरीके से हमारा यूरिन का हो जाता है फॉर्मेशन। चलो एक बार रीकैप में चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लगता है। सबसे पहले ग्लोमेरुलस के पास आया। ग्लोमेरुलस कहाँ प्रेजेंट होता है, बुमैन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहाँ आया, जो ब्लड होता है, ब्लड से जितने भी हमारे वाटर, सॉल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, अमीनो सारे के सारे चीज़ों को फिल्टर आउट कर लिया और किसके पास ले आया, रीनल ट्यूब्यूल यानी कि किडनी ट्यूब्स के पास ले आया। अब किडनी ट्यूब्स के पास हमारी काम की चीज़ें भी चली गई, तो वहाँ पे फिर पीसीटी के पास जैसे ही ट्रैवल किया तो पीसीटी के पास होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर और सॉल्ट जो भी हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उनको क्या कर लिया, उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक्सेस अगर कोई चीज़ हो गया तो वो भी हैजार्डियस होता है, तो जितना भी एक्सेस सॉल्ट और एक्सेस वाटर होगा वो वापस से रीनल ट्यूब्यूल में चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल में चला जाएगा। ये कहाँ होगा, डीसीटी के पास होगा। यूरिन पहुंच गया डीसीटी के पास, यहाँ पे जितना भी एक्सेस चीज़ें हो गई वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। वो क्या हो, जितने भी एक्सेस चीज़ें हुई वो ब्लड से वापस किस में चली जाएंगी, रीनल ट्यूब में चली जाएंगी। कहाँ चली जाएंगी, रीनल ट्यूब में। इसको हम लोग बोलेंगे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। उसके बाद यूरिन हमारा पहुंच गया कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है एडीएच। एडीएच ज़्यादा तो कंसंट्रेटेड यूरिन, एडीएच कम तो डाइल्यूट यूरिन। आई बात समझ में। इस तरीके से हमारे बॉडी से होता है यूरिन सेक्रीट आउट। यूरिन इस तरीके से बनता है और किस तरीके का यूरिन जाएगा ये भी डिसाइड होता है एडीएच के प्रोडक्शन पे। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो
यहाँ पे एक चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। बुमैन्स कैप्सूल, यहाँ पे होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी, पीसीटी में होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। लूप ऑफ हेनली, ऑस्मो रेगुलेशन, सॉल्ट वगैरह का रीअब्जॉर्प्शन, सॉल्ट को मेंटेन करने में। आयोनिक बैलेंस कहा था, सॉल्ट को मेंटेन करने में कि सॉल्ट ज़्यादा या कम बाहर ना निकल जाए। डिस्टल ट्यूब्यूल, यहाँ पे क्या होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टेड चीज़ें को लेता है। कलेक्टिंग डक्ट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मो रेगुलेशन के, किसके लिए, वाटर के लिए, कितना पानी बाहर जाएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई बात समझ में? चलिए लेट्स गो आगे। यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एक्सक्रीशन ह्यूमंस में, यानी कि ह्यूमंस में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे एक्सक्रीट आउट होता है। तो अब जितने भी लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें प्लांट्स और ह्यूमंस दोनों की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स में भी तो वेस्ट जनरेशन होगा, तो प्लांट्स की बात कर लेते हैं। अब प्लांट्स में वेस्ट जनरेशन होने के लिए वेरियस अलग ह्यूमंस में तो किडनी रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन प्लांट्स में अलग अलग वेस्ट अलग अलग तरीके से जनरेट होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होगा, स्टोमाटा से। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किससे होता है, स्टोमाटा से। न्यूट्रिशन याद करो, न्यूट्रिशन में पढ़ाया था, स्टोमाटा ओपन होता है, स्टोमाटा क्लोज होता है। तो इसी तरीके से होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक्सपेल आउट या फिर इनटेक। तो ये अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो इस तरीके से बॉडी के बाहर, प्लांट बॉडी के बाहर निकलेगा। एक्सेस वाटर, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। इसका यूज कहाँ कहाँ पड़ा था, याद करो, ट्रांसपोर्टेशन में भी ट्रांसपिरेशनल पुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स और भी एक्स्ट्रा वेस्ट जो रेस्पिरेशन वगैरह से जो भी वेस्ट जनरेट हुआ वो सारे के सारे पुराने लीव्स में हो जाते हैं स्टोर, और जैसे ही लीव्स फॉल ऑफ किया वो एक्सक्रीट आउट हो गए। पत्ता झड़ता है ना, पुराने लीव्स क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। पुराने लीव्स में क्या होता है, जितना भी एक्सेस वेस्ट रहा, एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स रहा, वो जाके पुराने लीव्स में स्टोर हो गए और वो पत्ता झड़ गया। फिर बहुत सारे प्लांट्स वेस्ट हो जाते हैं, सेंट्रल वैक्यूल में वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, वो स्टोर करके रख लेता है। रेजिन, गम्स, ये सब हमारे पूरे पुराने जो जाइलम टिश्यूज होते हैं उसके माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। प्लांट्स कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस को सॉइल में भी रिलीज कर देता है, तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमाटा के थ्रू, एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेशन के थ्रू, हमारा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स ओल्ड लीव्स में स्टोर हो गए और ओल्ड लीव्स फिर झड़ जाते हैं तो वहाँ उसके थ्रू हो जाता है रिलीज। फिर कुछ वैक्यूल में स्टोर करके रख लेता है। रेजिन, गम्स, ये सब ओल्ड जाइलम में स्टोर होकर वहाँ से बाहर आउट हो जाते हैं। प्लांट्स कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट को सॉइल्स में भी रिलीज कर देता है। यहाँ पे देखना, इमेज देखना, गैसियस वेस्ट स्टोमाटा के थ्रू, वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू, सॉलिड वेस्ट पुराने लीव्स में स्टोर हो गया और फिर वो हमारा पत्ता झड़ गया। गम्स एंड रेजिन जो कि लेंटिसेल्स या फिर ओल्ड जाइलम से भी बाहर निकल जाते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरी है, ये जो आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे मैंने जब ट्रांसपिरेशन की बात की थी तो एक ट्रांसपिरेशन का एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई इज ट्रांसपिरेशन कॉल्ड नेसेसरी इविल। ट्रांसपिरेशन को ज़रूरी भी होता है और ख़तरनाक भी होता है, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ट्रांसपिरेशन इसीलिए ज़रूरी है कि अगर ट्रांसपिरेशनल पुल नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा वाटर वगैरह का। वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, पढ़ाया था, ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण होता है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये वो ज़रूरी है। ट्रांसपिरेशन क्यों ज़रूरी है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी है। नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि पानी का मात्रा लूज हो रहा है, तो अगर एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन, बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो गया तो पानी का डेफिशिएंसी हो जाएगा, पानी का कमी हो जाएगा, इसीलिए ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी इविल है। तो ये हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद बोलोगे कि मैम आपने जब एक्सक्रीशन पढ़ाया तो इतना सारा कुछ पढ़ा दिया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो इतना डिटेल में नहीं पूछता है आप लोगों से 10th के बोर्ड्स तक में। इट डज नॉट आस्क यू कि पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, डीसीटी का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट दे विल आस्क यू, एक्सप्लेन द यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस, या फिर यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डैश, तो नेफ्रॉन्स की मदद से होता है। उसके बाद क्या पढ़ोगे, तो अगर पूछ दिया कि यूरिन फॉर्मेशन
सख्ती से ये 4 स्टेप्स लिखना, टक 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 टक, उसको एक्सप्लेन करना शॉर्ट में, एंड उसके बाद ये डायग्राम बना देना। आप लोगों को एस शांत में एक ईजी डायग्राम में मिल जाएगा। बट एट द सेम टाइम हमारा जो अकेडमिक ओरिजिन का ऐप है वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हो, वहाँ पे नोट्स अवेलेबल है और वहाँ पे एक बहुत ही सिंपलर वर्जन ऑफ डायग्राम अवेलेबल है जो कि आप अपने एग्जाम्स में ईजी ड्रॉ करके फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो एक बार जाके विजिट कर लेना, ठीक है। आई बात समझ में? इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे होता है हमारा यूनिट के एक्सक्रीशन तो समाप्त हुआ ही, साथ साथ हो गया लाइव प्रोसेस भी समाप्त। अब कुछ बातें ध्यान रखना। लाइव प्रोसेस में क्या हुआ था ना कि हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टर्म्स पढ़े, थोड़े डिफ़िकल्ट टर्म्स पढ़े, तो उनको क्या करना होगा, 2-3 बार अगर आप लोग रीड करते जाओगे तो आपको आसानी से बातें समझ में आ जाएंगी और वो याद भी रह जाएंगी। बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों ने लेक्चर समझ लिया, नोट्स अपलोड हो जाएगा हमारे ऐप पे, वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर लेना और उसे रीड करना, ठीक है। नोट्स बहुत ही सिंपलर तरीके से अवेलेबल है। एट द सेम टाइम एनसीईआरटी भी अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बातें आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से उनको रीड करिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग रैप करते हैं लाइव प्रोसेस हमारा चैप्टर। अगली बार हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसके बारे में जानेंगे कि कैसे हमारा बॉडी आपस में अपना समीकरण बैठाता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स आपस में समीकरण बैठाते हैं और हमारा कारोबार चलता जाता है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।